स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वायरल हिजाब पर हंगामा लगातार जारी है और इस मामले पर नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे। जहां इकरा हसन ने सीएम नीतीश कुमार के वायरल हिजाब विवाद पर कहा कि सरकार महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है। एक महिला जो अपनी काबिलियत के दम पर उस पद पर पहुंची थी उसे मुख्यमंत्री ने वही अपमानित किया। जब आज वह महिला बिहार छोड़ करके कोलकाता में अपने भाई के साथ चली गई है। जब हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी भी बुजुर्ग या फिर पिता समान व्यक्ति को किसी महिला का घूंघट खींचने का अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे। दोस्तों बीजेपी नेता ने हिजाब विवाद पर बड़ी बात कह दी है। बीजेपी नेता का कहना है कि जिसको हिजाब पहनना है पाकिस्तान चले जाए। हिजाब विवाद पर बीजेपी के एक नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि पूरे भारत में हिजाब पर बैन लगना चाहिए। सार्वजनिक जगहों, सरकारी नौकरियों में भी हिजाब पर बैन लगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने यह बात कही है। जी हाँ, बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि हिजाब की आड़ में दहशतगर्द पनपता है। जब दहशतगर्दी घटनाओं को अंजाम देकर के दहशतगर्द हिजाब पहन करके भाग जाते हैं। जिसको हिजाब पहनना है पाकिस्तान चला जाए। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे। वे बिल्कुल भी स्वतंत्र, वे बिल्कुल भी स्वस्थ है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में महिला डॉक्टर का हिजाब खींच करके उन्होंने ठीक किया है। जब बीजेपी नेता यह भी कहा है कि महिला डॉक्टर जो हिजाब पहन करके नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई थी उसको बिहार छोड़ करके चले जाना चाहिए। चेहरा छुपा करके नियुक्ति पत्र लेने गई थी। उधर बीजेपी नेता के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता मुकेश कुमार रोशन ने बचौल को दंगाई बताया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत बचौल की गिरफ्तारी की भी मांग कर डाली है। साथ ही साथ मुकेश रोशन ने कहा है कि नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए, सीएम पद से इस्तीफा दें। जब मानसिक रूप से बीमार है, जिस महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा उसने बिहार छोड़ दिया है। यहाँ पर नौकरियां नहीं करेगी, बंगाल चली गई है। ये बिहार के लिए शर्मनाक है। दोस्तों बिहार के प्रसिद्ध थावे मंदिर से चोरी का एक वीडियो सामने आया है। जब बिहार के गोपालगंज जिले में प्रसिद्ध थावे मंदिर में हुई माता के मुकुट, लाखों रुपए के गहने और फिर दान पेटी की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वारदात से जुड़े हुए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो मंदिर परिसर और फिर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के हैं। यहाँ पर लोग जब सुबह उठे तो फिर लोगों के फोन में इस घटना की खबर और फिर वायरल वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन मिले थे। जब लोग घटना के वीडियो देखकर के चौंक गए। दरअसल थावे मंदिर के गर्भगृह के अंदर से लेकर के मंदिर के बाहरी दीवारों तक के कई वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए थे। इन वीडियो में न केवल चोरी की भयावहता दिखाई दी बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। थावे मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया ये साफ देखा जा सकता है। चोर एक गली में खड़े होकर के इंतजार करते दिखाई देते हैं। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए चोर सीढ़ी की भी इस्तेमाल करते हैं। जब ताले काटते हैं फिर गर्भगृह तक पहुंच करके ताले काटते हैं और फिर लॉकर तोड़ते हैं। वीडियो में ये भी दिखाई देता है कि कैसे चोर दान पेटी में इसको उठा करके ले जाते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दो चोर मंदिर में घुसते हैं। इनमें से एक ने जूते पहने हुए हैं और दूसरे नंगे पैर मंदिर में दाखिल होते हैं। जब दोनों ही चोर ताले काटने के बाद लॉकर तोड़ते हैं, एक चोर मुकुट और फिर गहने आदि उठा लेता है। या कुछ देर बाद दोनों चोर बाहर आते हैं। इनमें से एक चोर अपने हाथ में दान पेटी उठा करके बाहर जाता दिखाई देता है। एक वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि चोर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर आ जाते हैं। इनमें से एक चोर अपने सिर पर दान पेटी को उठा करके ले जाता हुआ दिखता है। दोस्तों हिजाब विवाद को लेकर के मामला गर्माता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। इम्तियाज जलील ने दोनों नेताओं को धमकी देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम बच्ची का नकाब हटाने की हिम्मत की है। अच्छा हुआ महाराष्ट्र में नहीं किया, वरना
पता चल जाता कहाँ हो, सलामत नहीं जाते। AIMIM नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे नेता लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। इन्हें सत्ता की बहुत मस्ती चढ़ी है, सामने आ गए तो फिर इन्हें औकात दिखा देंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 दिसंबर को पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। वहीं पर एक दिन बाद 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री और फिर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कृत्य का बचाव करते हुए अपनी टिप्पणियों से एक और विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने पहले इसे सही ठहराने की कोशिश की और बाद में यह भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगा तो फिर वह अपने बयान को वापस ले लेंगे। वहीं पर बयान से नाराज कांग्रेस और फिर समाजवादी पार्टी ने मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपनी बेटी के सहारे इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा गुपचुप रही। आंखों की गंभीर समस्या से जूझ रहे लालू यादव अचानक दिल्ली पहुंचे और अपनी बेटी की मीसा भारती की आवाज पर ठहरे। इसकी भनक पार्टी नेताओं से लेकर के समर्थकों तक को नहीं लगी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी किडनी दे चुके हैं। इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मीसा भारती का घर चुना है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से लालू यादव की आंखों की रोशनी में अचानक दिक्कतें बढ़ गई थी। जिस आंख में पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, उसी आंख से उन्हें धुंधला दिखने लगा है। हालात बिगड़ने पर 2 दिन पहले उन्हें पटना के IGIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद सलाह दी है कि उसी अस्पताल में दिखाया जाए जहां पर पहले ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद परिवार ने बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया। लालू यादव परिवार के साथ सीधे दिल्ली पहुंची और बेटी मीसा भारती के घर पर ठहरे, जहां वहां से उन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आंखों की विस्तार से जांच की। फिलहाल उन्हें दवाइयां दी गई है और फिर 2 दिन बाद दोबारा जांच के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके के ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैदानी इलाकों में घना कोहरा और फिर तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित है। ऐसे में स्कूलों की सर्दी की छुट्टियों का सवाल माता पिता के लिए अहम हो गया है। छात्र और फिर अभिभावक सर्दियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी 25 दिसंबर से शुरू हो जाती है। वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो फिर बिहार में अभी शीतकालीन अवकाश की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रह सकते हैं। जब बिहार में शीतकालीन अवकाश को लेकर के जो जानकारी सामने आई है वह पिछले सालों के ट्रेंड पर आधारित है। जब पिछले वर्षों के मौजूदा छुट्टियों के ट्रेंड पर नजर डालें तो फिर बिहार में बच्चों को 7 दिन की छुट्टियां दी जा सकती है, जिसमें क्रिसमस और फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती भी शामिल है। जब बिहार में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहने की संभावना है। जैसे जैसे सर्दी की लहर बढ़ेगी तारीखों में बदलाव भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इन तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने प्रति कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। जब स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे और शाम 4 बजे तक चलेंगे। वहीं पर अब बच्चे कब से छुट्टियों में रहेंगे ये जानने के लिए अभी सबकी नजरें राज्य सरकार की घोषणा पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब करेंगे सेहत की बात। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि KDB लाइव में सेहत के बारे में बात की जाती है जैसे कि आपको पता है कि KDB लाइव में अक्सर सेहत की बात करी जाती है। तो आज की सेहत के बारे में बात करेंगे कि हार्ट अटैक और फिर बड़े स्ट्रोक से बचाव कैसे करें और आसान उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इससे हृदयघात और बड़े स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में लोग सामान्य से कम पानी पीते हैं। इससे रक्त गाढ़ा होने लगता है और रक्तलिकाओं में संकुचन आ जाता है। इसका सीधा असर रक्तचाप पर पड़ता है और फिर वह अनियंत्रित हो सकता है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि IGIMS के उपनिदेशक डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया है कि ठंड के मौसम में पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन शरीर की तरल आवश्यकताओं को पूरा करता है और फिर रक्त संचार को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा है कि इस मौसम में हमारी आरती में सुकून बढ़ जाती है। ऐसे में रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म या फिर गुनगुने पानी पीना हृदय और फिर मस्तिष्क से जुड़ी हुई जटिलताओं के जोखिम को कम करने में सहायक माना जाता है। उन्होंने कहा है कि सर्दियों में उच्च प्रोटीन युक्त और फिर सुपाच्य भोजन का सेवन किया जाए ताकि शरीर की ऊर्जा बनी रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। साथ ही साथ नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से अधिक
अधिक ना हो, क्योंकि अधिक नमक रक्तचाप को तेजी से बढ़ा सकता है। आईजीएमएस के सीनियर चिकित्सक डॉक्टर क्षमा रानी ने बताया है कि इस मौसम में अचानक बीपी शूट करने की संभावना होती है। ऐसे में सुबह में खुले मैदान में टहलने ना जाएं। धूप निकलने पर ही टहले, यदि धूप ना निकले तो फिर घर में ही आवश्यक व्यायाम और फिर प्राणायाम करें। उन्होंने कहा कि नियमित हल्का व्यायाम, टहलना और फिर सक्रिय दिनचर्या अपनाने से भी रक्तचाप नियंत्रित रहता है। संतुलित खानपान, पर्याप्त पानी और फिर नियमित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सर्दियों में उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और फिर उससे होने वाले गंभीर परिणामों से काफ़ी हद तक बचाव संभव है। जब पीएमसीएच के न्यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर गुंजन कुमार ने कहा कि ब्रेन हेमरेज एक यानी कि मस्तिष्क में रक्तस्राव एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है, लेकिन सही दिनचर्या, समय पर जांच और फिर सावधानी इसके खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उच्च रक्तचाप ब्रेन हेमरेज का सबसे बड़ा कारण है। नियमित रूप से बीपी का जांच कराएं, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं समय पर लें, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फिर कम वसा वाला भोजन अपनाएं, तला भुना, ज़्यादा नमक और फिर प्रोसेस्ड फूड से बचें। दोस्तों, हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक मुस्लिम महिला के हिजाब को खींचने का मामला गर्माता जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। वहीं पर इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है। उन्होंने नीतीश कुमार के हिजाब हटाने वाले वीडियो पर कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रहा है तो फिर क्या उसका चेहरा दिखना नहीं चाहिए, या क्या ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाई है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो फिर क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं? जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो क्या आप वहां पर चेहरा नहीं दिखाते हैं? लोग पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करते हैं, यहाँ पर भारत है और यहाँ कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती भड़क गई। इल्तिजा ने कहा है कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। तुम हमारी मुस्लिम माताओं और फिर बहनों के हिजाब और फिर नकाब को छूने की हिम्मत मत करना, वरना हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी कि तुम और तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी भर याद रखोगे। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर हाजीपुर और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़े हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह ने पारिवारिक कलह के कारण घर से निकली दो बहनों को बहला फुसला करके देह व्यापार में धकेल दिया गया था, जब पुलिस ने दोनों बहनों को सकुशल बरामद कर लिया है। इस गिरोह से जुड़े 3 महिलाओं समेत 2 पुरुषों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसडीपीओ गौतम मंडल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये घटना वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र की है। बीते 24 नवंबर को पारिवारिक विवाद के बाद 2 सगी बहनें घर से निकल करके हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंची गई थी। जब इसी दौरान स्टेशन पर उनकी मुलाकात अमृता नाम की महिला से हुई। अमृता ने दोनों बहनों से बातचीत करके उन्हें सहानुभूति दिखाते हुए अपने साथ मोतिहारी चलने के लिए राजी कर लिया। जब अमृता दोनों बहनों को मोतिहारी ले गई और अपने किराए के मकान में अलग अलग कमरों में रखा। जब पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब 15 दिनों तक अमृता ने पैसे के लालच में दोनों सगी बहनों से जबरन देह व्यापार कराया। इस दौरान विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। जब 15 दिन बाद अमृता ने अपने पति और कंचन कुमारी नाम की एक अन्य महिला के सहयोग से बड़ी बहन को पूजा नाम की महिला को 10,000 रुपये में बेच दिया। इस पूरे मामले की जानकारी मोतिहारी की छतौनी थाना पुलिस को मिली कि अमृता नाम की महिला अपने किराए के मकान में देह व्यापार करा रही है। वहां पर सूचना मिलते ही छतौनी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और फिर छोटी बहन को रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद वैशाली जिले के करताहा थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जब दोनों थानों की संयुक्त टीम ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि बड़ी बहन को पूजा कुमारी नाम की महिला को बेच दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी करते हुए पूजा कुमारी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया है कि उसने बड़ी बहन को कुंदन कुमार नाम के व्यक्ति को सौंप दिया है। वहीं पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुंदन कुमार को गिरफ्तार करके बड़ी बहन को भी सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं पर एसडीपीओ गौतम मंडल ने बताया है कि ये एक
संगठित गलत काम करने वाले रैकेट जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे स्थानों पर घर से भागी या भोली भाली लड़कियों को निशाना बनाता था, जहां आरोपी उन्हें बहला फुसला करके अपने किराए के मकान में रखते थे और पैसे के लालच में गलत काम यानी कि गलत धंधे में धकेल देते थे। इस मामले में 3 महिलाएं और फिर 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दोनों सगी बहनों को सुरक्षित रेस्क्यू करके उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। दोस्तों, बीजेपी के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पटना के प्रदेश कार्यालय में पदभार संभाला है, जहां पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहां बेली रोड से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक उन्होंने रोड शो किया। उनके स्वागत के लिए हाथी, घोड़े और फिर ऊंट दिखाई दिए। बैंड बाजा के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं उनके स्वागत में खड़े रहे। जहां संजय सरावगी ने कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचती रहे। जहां संजय सरावगी से पहले दिलीप जायसवाल इस पद को संभाल रहे थे। अब सवाल है कि आखिर संजय सरावगी कौन है? तो 28 अगस्त 1969 को जन्मे संजय सरावगी 55 साल के हैं और वह वैश्य समुदाय से संबंध रखते हैं। वे भाजपा के पुराने और फिर भरोसेमंद नेताओं में शामिल माने जाते हैं और कारोबारी वर्ग के में उनकी अच्छी पकड़ है। मिथिलांचल की राजनीति में दरभंगा का विशेष महत्व रहा है, जहां पर संजय सरावगी का प्रभाव भी देखा जाता है। जहां साल 1995 में भाजपा से जुड़े संजय सरावगी पहली बार 2005 में विधानसभा चुनाव लड़े। राजद के सुल्तान अहमद के बाद हुए दरभंगा से मार्च 2005, नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 का विधानसभा चुनाव लगातार जीतते रहे हैं, जब वे 6 बार लगातार दरभंगा से विधायक चुने जाते रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बीते दिनों चल रहे हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महिला डॉक्टर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जहां दरअसल पटना में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने वाले मामले को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यह चर्चा है कि मुस्लिम महिला डॉक्टर ने नौकरी करने से इनकार कर दिया है। वहीं पर अब इस मामले को लेकर के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्पष्ट कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है कि महिला डॉक्टर ने बिहार में नौकरी करने से कर दिया हो। मंत्री मंगल पांडे ने जोर देकर के कहा है कि बिहार सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रही है। बिहार में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और फिर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और उन्हें बराबरी के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। दोस्तों, भारत में जहां पर कड़ाके की ठंड और फिर शीतलहर का दौर जारी है, वहीं पर दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसकी तुलना में हमारी ठंड कुछ भी नहीं है। जहां हम बात कर रहे हैं रूस के साखा गणराज्य की राजधानी याकुत्स्क की, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। जब पूर्वी साइबेरिया में स्थित इस शहर में वर्तमान में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। जी हाँ, -45 डिग्री। जी हाँ, याकुत्स्क में सर्दियों का जीवन किसी चुनौती से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर तापमान अक्सर 40 से 50 डिग्री के बीच रहता है। जनवरी 2023 में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जब पारा -62 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। यहाँ की ठंड इतनी घातक है कि जरा सी लापरवाही बरतने पर इंसान कुछ ही मिनटों में जम सकता है। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो फिर बर्फीली हवा फेफड़ों में चुभती है और सांस लेना तक दुभर हो जाता है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में लोगों को मांस या फिर मछली सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर रखी चीज़ें कुछ ही सेकंड में पत्थर जैसे जम जाती है। जहाँ गर्मियों में यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन सर्दियों का मौसम पूरी तरीके से अलग होता है। यहाँ पर रहने वाले लोग विशेष तैयारी करते हैं। जी हाँ, सर्दियों के लिए लोग ठंड से बचने के लिए ऊँट की ऊन से बने भारी भरकम कोट और फिर कपड़ों की कई परतें पहनते हैं। साथ ही साथ शरीर को गर्म रखने के लिए दिन भर में कई बार गर्म चाय का सेवन करते हैं। इसके अलावा बाहर निकलते समय बच्चों और फिर गले को पूरी तरीके से ढका जाता है ताकि कोल्ड शॉक से बचा जा सके।
दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से छिपा सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब कानून के रडार पर है। सरकारी स्कूलों में तैनात 72,287 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अब तक की सबसे सख्त और निर्णायक जांच शुरू होने जा रही है। इस हाई प्रोफाइल जांच की कमान सौंपी गई है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को, जिसे अपराध की दुनिया में सरकारी घोटाले का एक्सरे माना जाता है। जांच में शिक्षकों की जाति, आधार, आय, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और फिर अन्य अनिवार्य प्रमाण पत्रों को खंगाला जाएगा। यदि किसी भी दस्तावेज में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो फिर शिक्षक की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। जब अब तक की ली गई पूरी सैलरी और फिर सरकारी सुविधाएं ब्याज सहित वसूला जाएगा और ऊपर से आपराधिक मुकदमा यानी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह ऑपरेशन खासतौर पर 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों पर केंद्रित है। हैरानी की बात तो यह है कि विभागीय स्तर पर 7 बार जांच हुई है, लेकिन हर बार फाइलें घूमती रही और सच दबता रहा। अब सरकार ने सीधा वार करते हुए मामला निगरानी ब्यूरो को सौंप दिया है। जांच में सबसे बड़ा शक 53,894 शिक्षकों की हाई स्कूल इंटर मार्कशीट पर है। बचे हुए 18,393 के बीएड, बीटीसी, बीए, दिव्यांग और फिर जाति प्रमाण पत्र भी रडार पर हैं। बिहार बोर्ड से लेकर के सांस्कृतिक मदरसा बोर्ड और फिर राज्य के बड़े विश्वविद्यालय तक के हजारों प्रमाण पत्र खंगाले जाएंगे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि सक्षमता परीक्षा और फिर ट्राई 1, 2, 3 पास करके राज्य कर्मी बने शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ अनुमान है कि 40,000 से अधिक शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के दम पर राज्य कर्मी बने हैं। जहाँ निगरानी की प्रारंभिक रिपोर्ट में 420 आपराधिक मामलों की आशंका है, जबकि 106 एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का साफ संदेश है कि फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस। अब ये जांच तय करेगी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कितनी गहरी सेंध शिक्षा के अपराधियों ने लगाई थी। दोस्तों, नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर महिला की हिजाब खींचने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अब मशहूर बॉलीवुड स्क्रीन राइटर और गीतकार जावेद अख्तर ने अब सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की आलोचना की है। उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में एक महिला का हिजाब हटाने के लिए नीतीश कुमार की निंदा की है, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जावेद अख्तर ने एक सरकारी कार्यक्रम में एक महिला का हिजाब खींचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निंदा की है। एक्स पर जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार की निंदा करते हुए एक बड़ा ट्वीट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं पर्दे के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से ये मान लूं कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है वो सही है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। जावेद अख्तर ने बुर्के के बारे में भी बात कही है। इससे पहले जावेद अख्तर ने हाल ही में ASOA लिटरेसी फेविस्ट 2025 में बुर्के के बारे में बात की थी। जावेद अख्तर से एक स्टूडेंट ने उन महिलाओं के बारे में उनकी पिछली टिप्पणी पर सवाल पूछा जिन्होंने बुर्का नहीं पहना था। वहीं पर स्टूडेंट ने जावेद की सोच को चुनौती दी कि अगर कोई महिला अपना चेहरा ढकने का फैसला करती है तो फिर वह कमज़ोर क्यों हो जाती है। इसके सवाल पर जावेद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि आपको अपने चेहरे पर शर्म क्यों आनी चाहिए। जावेद अख्तर ने पूछा है कि आपको क्यों शर्मिंदा होना चाहिए। मेरा मानना है कि खुले कपड़े चाहे पुरुष पहने या फिर महिलाएं गरिमापूर्ण नहीं है। अगर कोई आदमी ऑफिस या फिर कॉलेज बिना आस्तीन की शर्ट पहन करके आता है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर अब AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमूल विधायक अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि पर्दा और हिजाब मुस्लिम समाज की धार्मिक परंपरा का अहम हिस्सा है। ये किसी फैशन या फिर दिखावे की चीज नहीं, बल्कि बेटियों की आस्था, सम्मान और पहचान से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरीके का व्यवहार निंदनीय है और ये मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों की आस्था का सम्मान करने की बात कही गई। ऐसे में सार्वजनिक मंच से किसी महिला का हिजाब हटाना न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि ये समाज में गलत संदेश भी देता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द के लिए घातक साबित हो सकती है।
अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार के व्यवहार और फिर गतिविधियों से ऐसा लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने सरकार से मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की है ताकि जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री के अजीब व्यवहार सामने आ चुके हैं, जब कभी किसी के सिर पर फूलों का गमला रख देना, कभी प्रोटोकॉल तोड़ना, तो कभी राष्ट्रगान के दौरान अचानक उठ करके तालियां बजाना। ये सभी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि ये सब संकेत करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिकित्सीय सलाह की जरूरत है, यानी कि डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। जहां अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार से अपील की है कि वे अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और फिर राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय संयम बरतें। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुखिया हैं, इसलिए उनका संतुलन और फिर संवेदनशील होना बेहद जरूरी है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। दोस्तों, नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार के हर पंचायत में जीविका दीदी बैंक खोली जाएगी। यहाँ पर 10 लाख रुपए तक सरकार मदद करेगी। अब गांव की महिलाएं सिर्फ बचत नहीं करेगी बल्कि अपने सपनों के कारोबार के लिए बैंक से सीधे कर्ज भी लेगी, वो भी अपनी पंचायत में ही बैठ करके। तो आपको बता दूं कि बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार की सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोले जाएंगे। इसके जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण यानी कि लोन ले सकेगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। योजना के तहत हर पंचायत में जीविका दीदियों के लिए अलग बैंकिंग व्यवस्था होगी ताकि उन्हें छोटे बड़े लोन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। जरूरत पड़ने पर जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं पहले 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगी और बाद में यह सीमा बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जो महिलाएं पहले से छोटे स्तर पर व्यवसाय कर रही है या फिर नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पूंजी की कमी के कारण रुकना नहीं पड़ेगा। जहां आसानी से बैंकिंग प्रक्रिया और फिर पंचायत स्तर पर सुविधा मिलने से महिलाएं डेयरी, कृषि आधारित उद्योग, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और फिर छोटे व्यापार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगी। वहीं पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाओं की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। एक समय था जब बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की शुरुआत की गई थी। आज वही योजना राज्य की सबसे मजबूत महिला सशक्तिकरण पहल बन चुकी है। वर्तमान में बिहार में करीब 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां सक्रिय रूप से रोजगार से जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर बन रही है। जब वहीं पर मंत्री ने बताया है कि जीविका दीदियों को शुरुआत में पहले किस्त के रूप में दोस्तों आजकल किसी भी अनजान नंबर से आपके मोबाइल पर जब कॉल आता है तो उसका नाम भी आपको दिख जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ नंबर दिखता था, लेकिन आजकल आपको नाम के साथ कॉल आ रहा है। हालांकि वो नंबर आपके पास सेव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम दिख जाता है कि ये किस नाम से ये कॉल आया हुआ है। दरअसल बहुत सारे लोग इस व्यवस्था से हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रू कॉलर के माध्यम से ये कॉल आता है। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपको नाम दिख जाएगी, लेकिन जो मोबाइल फोन पर ट्रू कॉलर ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं उनके मोबाइल में भी अब नाम के साथ कॉल आ रहा है। तो आपको बता दूं कि मोबाइल पर अब जब किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो अक्सर स्क्रीन पर उस व्यक्ति या फिर नंबर का नाम दिखाई देने लगता है। इस बदलाव ने लोगों को हैरान कर दिया है और कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब नंबर सेव ही नहीं किए हैं तो फिर नाम कैसे दिख रहा है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कॉलर आईडी से जुड़े हुए मोबाइल ऐप्स और नई तकनीकें हैं। ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स दुनिया भर के यूजर्स के डेटा के आधार पर नंबर की पहचान करते हैं। अगर किसी नंबर को पहले किसी यूजर ने किसी नाम से सेव किया है तो वही नाम दूसरे लोगों के फोन पर भी दिखाई देने लगता है। इसके अलावा एंड्रॉइड मोबाइल में मौजूद गूगल फोन ऐप का कॉलर आईडी और स्पैम प्रोटेक्शन फीचर भी अनजान कॉल पर नाम दिखाने लगा है। ये फीचर इंटरनेट के जरिए नंबर की जानकारी खोजता है और अगर नंबर किसी बिजनेस संस्था या फिर सार्वजनिक प्रोफाइल से जुड़ा होता है तो फिर उसका नाम अपने आप स्क्रीन पर आ जाता है। दरअसल बात यह है कि भारत में मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी और अहम सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। देश के कुछ हिस्सों में अब CNAP यानी कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस चालू कर दी गई है। इस सर्विस के तहत अब अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर भी कॉल करने वाले व्यक्ति का असली नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा।
जैसे कि अभी दिख रहा है। ये नाम वही होगा जो सिम कार्ड लेते समय सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया गया था, यानी कि पूरा का पूरा नाम, असली नाम। पश्चिम बंगाल में एयरटेल और केरल में जियो नेटवर्क पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। हालांकि बिहार में भी कुछ कुछ जगहों पर यह शुरू हो गई है, यानी कि अगर इन राज्यों में कोई अनजान नंबर से कॉल करता है तो कॉल रिसीव करने से पहले ही उस व्यक्ति का रजिस्टर्ड नाम दिखाई देने लगेगा। सरकार का दावा है कि यह सुविधा दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब बिहार में राशन कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे चाहते हैं राशन कार्ड बनवाना, तो ये सुविधा उनके लिए बेहद खास है और अच्छा है। जी हाँ, हम आपको इसके बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे अपना घर बैठे आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं, राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जी, इसको लेकर के हम एक वेबसाइट के बारे में बताएंगे और उस वेबसाइट में जाकर के आप आराम से राशन कार्ड घर बैठे अपने से बनवा सकते हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जब राज्य सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। अब राशन कार्ड के लिए ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही लंबी लाइन में लगने की परेशानी। लोग अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार की ओर से यह सुविधा शुरू की गई है। सरकार का साफ कहना है कि हर जरूरतमंद और फिर पात्र परिवार तक समय पर राशन कार्ड पहुंचे। इसके लिए प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। राशन कार्ड सिर्फ सस्ते दर पर अनाज लेने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक अहम सरकारी दस्तावेज भी है जिसका इस्तेमाल कई सरकारी योजनाओं में किया जाता है। वहीं पर अब राशन कार्ड के लिए आवेदन rconline.bihar.gov.in पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इस ऑनलाइन व्यवस्था से न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि लोगों को दलालों से भी छुटकारा मिलता है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया सिस्टम में दर्ज रहती है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आसान चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए परिवार के किसी एक सदस्य की जानकारी, मोबाइल नंबर और फिर जरूरी विवरण भरना होता है। जब मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करने के बाद दोस्तों, नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला की हिजाब हटाने पर हिंदू समाज के शंकराचार्य नाराज हो गए। हिंदू समाज के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। यह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नीतीश कुमार के इस व्यवहार को असंवेदनशील और मर्यादा के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला का चेहरा देखना आवश्यक था तो उनसे शालीन और सम्मानजनक तरीके से अनुरोध किया जा सकता था। खुद हाथ बड़ा करके हिजाब हटाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, सही नहीं है। ये एक महिला की निजता और फिर उसकी धार्मिक आस्था का सीधा उल्लंघन है। ये कहना है हिंदू समाज के सबसे बड़े शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, जब उन्होंने भी नीतीश कुमार की इस घटिया हरकत का विरोध किया है। तो आपको बता दो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक घटिया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया में तो बवाल मचा ही मचा है, बल्कि ग्राउंड में भी बवाल मचा है। ग्राउंड में तो यहाँ तक कि बिहार तो छोड़िए, हिंदुस्तान तो छोड़िए, बल्कि विदेश तक गूंज रहा है। जब विदेश के लोग भी अब धमकी दे रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है और कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, माफी मांग लो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतना होगा। विदेश के लोग धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग। अब इस मामले को सामने आने के बाद हिजाब वाली गर्ल अब बिहार ही छोड़ दी है। बिहार में वो नौकरी करने के लिए आई थी, लेकिन वो अब नौकरी को लात मार दी है। साथ ही साथ बिहार छोड़ करके अपने घर कोलकाता चली गई है और कह रही है कि अब हमें नौकरी नहीं करना है, क्योंकि हमारा अपमान किया गया है, हमारे धार्मिक चीजों का अपमान किया गया है, इसलिए हम अब ये नौकरी नहीं करेंगे, नहीं बिहार जाएंगे। अब इस मामले पर शंकराचार्य भी कूद पड़े हैं। इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। अब इस मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने विवाद को और गहरा कर दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नीतीश कुमार के इस व्यवहार को असंवेदनशील और मर्यादा के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी महिला का चेहरा देखना आवश्यक था तो उनसे शालीन और फिर सम्मानजनक तरीके से अनुरोध किया जा सकता था, या खुद हाथ बढ़ा करके हिजाब हटाना। दोस्तों, नीतीश कुमार के हिजाब खींचने से नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो सकती है। 3 जगह पर नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। अब नीतीश कुमार की हो सकता है कि गिरफ्तारी हो, क्योंकि हिजाब खींचने के बाद 3 जगह पर उनके ऊपर FIR हुआ है। सुशासन बाबू कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खुद कानूनी विवादों में आ गए हैं। 15 दिसंबर को पटना में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सामने आया, जिसने न सिर्फ सियासी भूचाल खड़ा कर दिया, बल्कि गंभीर संवैधानिक और फिर आपराधिक सवाल भी खड़े कर दिए।
करती है। वीडियो में नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब बिना सहमति खींचते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है कहते दिखते हैं, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जब वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और फिर धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश से माफी मांगने और फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ 3 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जब पहला एफआईआर सुमैया राणा ने लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। दूसरा मामला हैदराबाद में दर्ज किया गया है। हैदराबाद के खालिदा परवीन ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पर खालिदा परवीन ने आरोप लगाया है कि उनकी इस हरकत से महिला की लज्जा भंग हुई है। वहीं पर लुबना सरवत ने हैदराबाद की ओस्मानिया पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दी है, जहां उन पर 0 एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जहां घटना का सत्तापक्ष के कुछ नेताओं ने बचाव किया है, उन्हें इसे पिता जैसे स्नेह बता करके बचाव की पुरजोर कोशिश की है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने भी घटना को महिला की स्वायत्तता, पहचान और गरिमा का उल्लंघन बताया है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ज्ञान रंजन मिश्रा बताते हैं, इज विजिंग नहीं बल्कि कहीं अधिक गंभीर है। भारतीय कानून के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के दायरे में आ सकता है।